नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ममता और उद्धव से बगावत करने वाले सांसदों के खिलाफ एक्शन की, अमेरिका से पीएम मोदी के रिश्तों पर हुए खुलासे की, देखेंगे मोदी सरकार के खिलाफ क्या है कांग्रेस का प्लान, कैसे सोनम वांगचुक के ऐलान ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, जानेंगे क्यों पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय के बयान से मचा बवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एनईपी 2020 के तहत क्लास 9 के पाठ्यक्रम में किया गया बदलाव, अब बच्चों को पढ़ाई जाएगी इमरजेंसी। कांग्रेस ने जताया विरोध, कहा शिक्षा का राजनीतिकरण कर रही सरकार। तमिलनाडु में सीएम विजय ने 300 बसों को दिखाई हरी झंडी, खुद सरकारी बस में किया सफर, बस कंडक्टर और ड्राइवर से भी की बातचीत। समानता की शुरुआत कानून तक समान पहुंच से होती है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मंच पर बोले सीजेआई सूर्यकांत, कहा न्याय केवल कागजों तक सीमित ना रहे, हर व्यक्ति को वास्तविक अधिकार मिले। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज जर्मनी और इक्वाडोर के बीच होगा मुकाबला, रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, दर्शक रोमांचित मैच की कर रहे उम्मीद। और शेयर बाजार में दिखी तेजी, 109 अंकों की बढ़त के साथ 77,100 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 34 अंकों की बढ़त के साथ 24,056 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार पर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिशों के आरोप और तेज हो गए हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक बीते दिनों विपक्षी दलों में जो टूट दिखाई दी, उसे लेकर सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं, और अब संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि बागी सांसदों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। तो क्या इन नेताओं को पार्टी से बगावत पड़ जाएगी भारी? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश की सियासत में इस वक्त जबरदस्त उबाल देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्य विपक्षी दल टीएमसी में बड़ी टूट देखी गई, जिसे लेकर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई। शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर अपनी अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। दोनों ही विपक्षी दलों के लिए इसे एक बड़े झटके के रूप में देखा गया। टीएमसी और उद्धव गुट का आरोप है कि ये सब बीजेपी की साजिश है, लेकिन अब बाजी पलटती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब बागी सांसदों का ये फैसला उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। खबर यह आ रही है कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला टीएमसी और शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों के दलबदल मामले पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके लिए स्पीकर ने दोनों मूल पार्टियों और उनके बागी गुटों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात भी कर ली है, जहां बागी गुट खुद के लिए अलग अलग जगह की डिमांड कर रहे हैं। वहीं टीएमसी की तरफ से पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी से लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत तक ने मांग की है कि बागियों की सदस्यता ही रद्द कर दी जाए। ये दल बदल जनादेश का उल्लंघन है। स्पीकर दोनों ही पक्षों की मांग को लेकर मंथन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल संसद से जुड़े कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लिया गया फैसला कानूनी रूप से पूरी तरह सही हो। दल बदल विरोधी कानून से जुड़े पुराने मामलों और मिसालों की भी समीक्षा की जा रही है। दरअसल दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक अगर किसी विधायक या सांसद का पूरा दल किसी अन्य दल में विलय कर लेता है तो सदस्यों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन ये विलय तभी वैध माना जाता है जब पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य इसके पक्ष में हो। लेकिन टीएमसी के अभिषेक बनर्जी का तर्क है कि केवल विधायकों या सांसदों के एक समूह के विलय को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी जा सकती। वहीं उद्धव गुट के अनिल देसाई का दावा है कि किसी भी विधायक दल का कोई भी समूह अपने आप किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकता, भले ही उनके पास 2/3 बहुमत क्यों ना हो। ऐसे में बागी सांसदों के लिए अपनी सदस्यता बचाना अब एक चुनौती बन गया है। हालांकि अंतिम फैसला स्पीकर को लेना है। उद्धव गुट ने तो बिरला को भी साफ कह दिया है कि अगर कोई सांसद व्यक्तिगत रूप से कहीं जाना चाहता है तो संविधान की रक्षा आपको करनी है। ऐसे में अब सबकी नजरें स्पीकर के फैसले पर टिक गई हैं। बागी सांसदों पर अपना ही फैसला भारी पड़ता नजर आ रहा है तो मुश्किलें पीएम मोदी की भी बढ़ गई हैं। दरअसल अमेरिका के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ऐसा बयान दिया है जिससे अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर पीएम मोदी पर विपक्ष के आरोपों पर मुहर लग गई है। तो ऐसा क्या कहा है अमेरिकी अधिकारी ने जिस पर छिड़ा विवाद? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने दावा किया कि पीएम मोदी 1993 में अमेरिकी सरकार के संचालित एक कार्यक्रम का हिस्सा रहे थे।
अधिकारी के मुताबिक मोदी के अलावा 3 केंद्रीय मंत्री और करीब 150 भारतीय सिविल सेवा अधिकारी भी ऐसे कार्यक्रमों में शामिल रह चुके हैं। अमेरिकी अधिकारी के इस बयान के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने एक्स पर पोस्ट किया, आप सबने नरेंद्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले की पुरानी तस्वीरें जरूर देखी होंगी, जिनमें वो अमेरिका के दौरे पर नजर आते हैं। एक तस्वीर में तो व्हाइट हाउस के बाहर भी खड़े दिखाई देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी का पहला अमेरिकी दौरा 1993 में हुआ। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के 3 दौरे किए। आखिरी अमेरिकी दौरा 1999 में हुआ, जहां उन्होंने कथित तौर पर ट्रेनिंग भी ली थी। ये ट्रेनिंग किस विषय में की थी, किसने दी, कहाँ दी, इस बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरे पर ट्रेनिंग लेने के तुरंत बाद 2001 में रहस्यमयी तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का इस्तीफा ले लिया गया, जो कि भाजपा को गुजरात में बहुमत दिलवा कर लाए थे। उदय भानु चिब के इस ट्वीट ने पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विपक्ष जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या है अमेरिका के पास मोदी के बारे में, जो उसने कठपुतली की तरह अपने इशारों पर मोदी को नचाया हुआ है। विपक्षी नेताओं का ये भी कहना है कि जरूर कुछ न कुछ ऐसा है जो अमेरिका ने पूरी दुनिया से छुपाया हुआ है। जरूर कोई न कोई फाइल है जो अमेरिकी सरकार या उनके खुफिया विभाग CIA के पास है, वरना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कोई देश झुका दे दुनिया में ये संभव नहीं है। अमेरिका के सरकारी अधिकारी के बयान के बाद उदय भानु चिब ने ये भी कहा कि पीएम मोदी और भाजपा को उनके विदेश दौरों की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। देश को पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में किस संस्था के साथ ट्रेनिंग ली, कैसी ट्रेनिंग थी, उनका अमेरिका के साथ क्या रिश्ता है, अमेरिका के सामने घुटने क्यों टिके रहते हैं नरेंद्र मोदी के, अमेरिका के खुशामद के चक्कर में भारत के हितों को कैसे दांव पर लगा सकते हैं नरेंद्र मोदी। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के इन आरोपों पर मोदी सरकार की तरफ से क्या सफाई आती है। अमेरिकी अधिकारी के खुलासे ने पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सवालों की बौछार कर दी है। वहीं छात्रों के मुद्दे पर भी कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है और अब उसका नया अभियान छात्रों की गूंज भी रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है, जिसके तहत पार्टी नेताओं ने तमाम शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा है। तो इस अभियान को लेकर क्या है कांग्रेस का पूरा प्लान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर के युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। युवा न्याय की मांग लेकर सड़क पर उतर आए हैं। फिर भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। साथ ही छात्रों की गूंज नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई है। इस 40 दिवसीय अभियान का नेतृत्व खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने राजस्थान के कोटा से इस अभियान की शुरुआत की थी और अब उनका अगला स्टॉप यूपी है। यूपी के प्रयागराज में स्टूडेंट्स के साथ राहुल गांधी अगला कार्यक्रम करने वाले हैं और इस बीच कांग्रेस पार्टी ने 25 शहरों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अभियान से जुड़ी ज्यादा जानकारी दी है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, उदय भानु चिब, कन्हैया कुमार, उमंग सिंघार समेत कुल 28 नेताओं ने दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत 25 जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, परीक्षा प्रणाली में सुधार, नियमित सत्र, इन सब चीजों की मांग उठाई गई। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 9 अगस्त तक देश के शिक्षण संस्थानों में जाकर शिक्षा व्यवस्था और संविधान पर संवाद किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि अगर सरकार नहीं मानती है तो संसद का भी घेराव किया जाएगा। ये मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। और सिर्फ गौरव गोगोई ही नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। राहुल गांधी ने पेपर लीक की गंभीर समस्या को मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना दिया है, जिसमें अब मोदी और उनके मंत्री परेशान दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान ने कोटा में राहुल गांधी की रैली को लेकर आरोप लगाया कि वहां दहशतगर्द तैयार किए जा रहे हैं, ये उनकी घबराहट का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। और अब इस बयान पर राहुल गांधी ने प्रधान से माफी की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। जरा सोचिए, जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 20 बच्चों ने जान दे दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया, वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहा है। जो भी सरकार से सवाल पूछे उसे देशद्रोही बता दो, यही इनकी पूरी राजनीति है। धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफी मांगिए और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफा दीजिए। तो साफ है कि मोदी सरकार अब बुरी तरह घिर गई है।
कांग्रेस से लेकर कॉकरोच जनता पार्टी तक मोदी सरकार के खिलाफ इस वक्त देश में कई मोर्चे खुले हुए हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट के जरिए युवा अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और जब उनके नारों की गूंज का सरकार पर कोई असर होता दिखाई नहीं दिया, तो अब उन्होंने अपनी मांग आगे रखने का एक नया तरीका निकाला है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली का जंतर मंतर इस वक्त पूरी तरह से उन युवाओं के हवाले हो चुका है जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था और नीट पेपर लीक पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। पिछले 6 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर डेरा डाले हुए है। सीजेपी की मांग साफ है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, सरकार पेपर लीक के खिलाफ जवाबदेही तय नहीं करती, तब तक उनका ये संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। कड़ी धूप, आंधी तूफान में भी सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। मौसम भले ही बदल रहा है, लेकिन सरकार के खिलाफ युवाओं के तेवर नहीं। लेकिन इतने विरोध के बाद भी सरकार की तरफ से अभी तक ना कोई जवाब दिया गया है और ना ही कोई कदम उठाया गया है, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान ने तो उल्टा छात्रों को ही दहशतगर्द बता दिया, जिस पर युवाओं का गुस्सा और बढ़ गया। भड़के हुए युवाओं का कहना है कि सत्ता से सवाल पूछना ही असली देशभक्ति है और जो सवाल नहीं पूछ रहा वो देश का गद्दार है। वहीं अब सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए युवाओं ने एक नया तरीका निकाला है। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने की बात कही है। सीजेपी ने युवाओं से इसका आह्वान करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि आज शाम हम सब प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखने के लिए इकट्ठा होंगे। वो हमें सुन तो नहीं सकते, शायद पढ़ सकते हूँ। वहीं इस बीच सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। आपको याद होगा कि सीजेपी के मंच से हाल ही में उन्होंने ये ऐलान किया था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगे। उनकी 2 मांगे थी, पहली शिक्षा व्यवस्था पर मचे बवाल पर सरकार की जवाबदेही और दूसरा लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा। और अब उन्होंने सरकार को लास्ट वार्निंग दी है। उन्होंने कहा, पर भी कोई जवाबदेही नहीं दिखाई जाती है तो शनिवार खत्म होते रविवार से मैं अनशन। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। जंतर मंतर पर लगातार युवा डटे हुए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है, जिससे युवाओं का गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा है। तो विवाद राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को लेकर भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। योगी सरकार पर सवालों की कड़ी बढ़ती जा रही है और अब अयोध्या के संतों का कहना है कि एसआईटी जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। तो क्या है राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर ताजा अपडेट, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब योगी सरकार पर संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं। हाल ही में एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसके बाद मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय समेत 17 लोगों पर सवाल उठाए गए और अब अयोध्या के संतों ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने जांच रिपोर्ट पर संदेह जताते हुए पूछा कि अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, कहीं किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही। यानी संतों ने इस मामले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। 25 जून को उन्होंने लखनऊ में राम मंदिर चंदा घोटाले की जांच के लिए बनी एसआईटी के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत से मुलाकात की। संजय सिंह ने एसआईटी को भ्रष्टाचार के सबूत सौंपे और आधे घंटे से ज्यादा समय की मुलाकात में भ्रष्टाचार के बिंदुओं को समझाया। इतना ही नहीं, इस मामले में यूपी सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने साफ कह दिया कि हेरफेर करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। अगर ट्रस्ट के पदाधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्यवाही होगी, कोई नहीं छोड़ा जाएगा। उनके इस बयान के बाद माना जा रहा है कि उनका इशारा चंपत राय की तरफ है, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार चंपत राय को बचाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जांच शुरू होने के बाद मंदिर के अंदर की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया गया है। मंदिर में काम करने वाले 1600 कर्मचारियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके मुताबिक अब टेबल कुर्सी नहीं, दरी पर बैठकर गिनती हो रही है। पुराने कर्मचारी को हटा दिया गया है। ट्रस्टियों के अधिकार फ्रीज कर दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले का पूरा सच कब तक सामने निकल कर आता है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला गरमाया हुआ है, तो बिहार में भरत तिवारी केस को लेकर बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। ये मामला अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का सवाल नहीं रह गया, बल्कि ये सरकार की जवाबदेही और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन चुका है। मामले की न्याय जांच जमीन पर शुरू हो चुकी है। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा खुद इस मामले की जांच करने भरत के गांव पहुंचे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में भरत तिवारी मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए अब न्यायिक जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा भारी सुरक्षा बल के साथ शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जज ने सिर्फ मौके का ही मुआयना नहीं किया, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों से लंबे समय तक पूछताछ भी की, ताकि घटना के हर पहलू को समझा जा सके। लेकिन जैसे ही जांच टीम गांव पहुंची, पूरा इलाका लोगों की भीड़ से भर गया। ग्रामीणों ने रिटायर्ड जज को घेर लिया और एक ही मांग दोहराई कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो।
यही वो तस्वीर है जो बिहार सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी हो गई है। अगर लोगों को पुलिस की जांच पर भरोसा होता तो क्या उन्हें न्यायिक जांच के सामने अपनी बात रखने के लिए इस तरह सड़क पर उतरना पड़ता? दरअसल भरत तिवारी की 17 जून को हुई कथित मुठभेड़ को लेकर पहले दिन से ही सवाल उठ रहे थे। परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कहानी को खारिज किया और विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार बिहार सरकार को न्यायिक जांच का ऐलान करना पड़ा। इसके अलावा आपको याद होगा कि बीते दिनों इस मुद्दे पर महापंचायत भी हुई थी, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश से हजारों लोग शामिल हुए। मंच से पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगे और सरकार पर न्याय दिलाने में नाकाम रहने के आरोप लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग भी उठाई। इन नारों ने साफ कर दिया कि मामला अब सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सरकार की कार्यशैली पर जनता के भरोसे की परीक्षा बन चुका है। खास बात तो यह है कि भरत की जान जाने के मामले पर सत्ता पक्ष के लोग भी आवाज उठा रहे हैं, जिससे राज्य सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई है। इस मामले ने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल विदेश मंत्रालय के बयान पर भी उठ रहे हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट सिर्फ एक दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किन सरकारी दस्तावेजों को भारतीय नागरिकता का प्रूफ माना जा सकता है। वहीं अब इस विवाद में राजनीतिक दलों की एंट्री भी हो गई है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में पासपोर्ट को सिर्फ दस्तावेज करार देते हुए कहा कि ये भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जिस पर अब बवाल शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा था कि आधार कार्ड भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं है। वोटर ID कार्ड को लेकर भी यही कहा गया है। वहीं अब इस पर बहस शुरू हो गई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि नागरिकता साबित करने के लिए आखिर कौन से कागज पेश किए जाएं, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि हम भारत के ही नागरिक हैं। इस बहस में अब विपक्ष की एंट्री भी हो गई है। तमाम विपक्षी दलों ने विदेश मंत्रालय के इस बयान पर आक्रामक रुख अपनाया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं तो भारत सरकार गैर नागरिकों को भी भारतीय पासपोर्ट जारी करती है क्या? आखिर पासपोर्ट किसे दिया जाता है? पासपोर्ट तो भारत सरकार ही जारी करती है और उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो भारत का नागरिक हो। उन्होंने सवाल किया कि आखिर सरकार किस आधार पर ये बात कह रही है। वहीं पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने सरकार के इस बयान को डराने और तंग करने की कोशिश करार दिया। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक दलों ने इस पर सवाल किया है। शिवसेना UPT नेता आदित्य ठाकरे ने सवाल किया कि सरकार का ये रुख है कि गैर भारतीयों को भी पासपोर्ट जारी किए जा सकते हैं, विदेशी राष्ट्रों के इस दस्तावेज पर भरोसे को कमजोर कर सकता है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पासपोर्ट एक्ट की धारा 62A का हवाला देते हुए कहा कि यह नियम कहता है कि जो भारत का नागरिक नहीं उसे पासपोर्ट नहीं दिया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जब चाहे जिसे गैर भारतीय बताकर बाहर करना चाहती है, इसीलिए ऐसा कर रही है। बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, पासपोर्ट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वोटर ID कार्ड नहीं है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार ये करना चाहती है कि वो जिसको चाहे बोलेंगे ये भारत का नागरिक नहीं है, हम डिसाइड करेंगे। साहित्यकारों ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। गीतकार जावेद अख्तर ने सरकार के इस बयान को बेतुका बताया। यानी साफ है कि सरकार अब अपने ही बयानों में फंस चुकी है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के चमचमाते हुए रंग बिरंगे कुर्तों के ऊपर सिकुड़न आ गई और उन पर एक बड़े जमीन घोटाले का आरोप लगा हुआ है, जिसमें से उनको अभी पार आना है। जबरदस्त जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी चर्चा बनी हुई है, तो उसके जवाब में बीजेपी ने जो हमला किया है कांग्रेस के ऊपर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब को उनके ऊपर भी जमीन का आरोप है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने ऐसा वार किया हो। जब उनके ऊपर कोई आरोप लगता है तो वो उसके बदले में विपक्षी पार्टी यानी कि खास करके कांग्रेस के ऊपर भी ऐसा कोई आरोप लगा देते हैं ताकि मामला इधर से उधर हो जाए। खैर, ऐसा तो होता रहता है कि किसी भी पार्टी के अंदर नेता लोग दूध के धुले तो होते नहीं हैं, लेकिन नमक तो आटे में खाते ही हैं। मगर कहीं ऐसा होता है कि सिर्फ नमक ही नमक खाया जा रहा हो
तो फिर तो सवाल बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।